नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी निकाय के जश्न को भुलाकर अब फाइनल इम्तिहान की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक अब चुनावी मोड में नजर आने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी हार पर मंथन करने की जगह आरोप प्रत्यारोप से यूपी की सियासत को, यूपी के सियासी माहौल को गर्म करने की कोशिश में है, तो बीजेपी भी एक एक आरोपों का करारा जवाब दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने हार स्वीकारने से इधर जबरदस्ती वोट नहीं डालने का आरोप लगा दिया है, तो भूपेंद्र चौधरी ने सुझाव देते हुए कहा कि अखिलेश को हार पर मंथन करना चाहिए। अखिलेश यादव ने काउंटिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा, बीजेपी ने हथकंडा अपनाया, तो जवाब देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, एसी में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते। अखिलेश यादव ने जब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और ये आरोप और पलटवार की आवाज अब 2024 के लिए भी सुनाई देने लगी है। और इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। निकाय में मिली हार के लिए कमजोर रणनीति नहीं, बल्कि अखिलेश के लिए वो जिम्मेदार हैं जिसने पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिन अधिकारियों ने तपती धूप में वोटिंग के बाद काउंटिंग करवाई, अब जब उस चुनाव के परिणाम अखिलेश यादव के मन मुताबिक नहीं आए, तो हार स्वीकार करने के इतर उन अधिकारियों और बीजेपी पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया, तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। जिस तरह सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की, वो तस्वीर विपक्ष की तरफ से नहीं दिखी और तभी जनता ने भी मन बना लिया कि जो उनके बीच होगा उसी के नाम पर मुहर भी लगेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूपी की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और सभी 17 सीटों पर कमल खिला दिया, जो अब अखिलेश को चुभने लगी है। अखिलेश यादव भले ही अपनी हार के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हों, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हार पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उस अभियान को धार देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें थर्ड फ्रंट के सहारे बीजेपी को टाइट फाइट दी जाए। लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को निकाय के परिणाम पर पहले आईना दिखाया और यहीं से 2024 के लिए अपनी रणनीति भी साफ कर दी। जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी सहित सब लोग लगातार कार्यक्रम, अभियान, सरकार के काम, जनता से जुड़े विषयों को लेकर जनता के बीच में है लगातार। और अखिलेश यादव जी एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, तो जनता सब समझती है जी। अब वो बताए ना जनता को कि वो कितने उनके इस चुनाव के नियमित कितनी जगह उनका जाना हुआ, कितनी जगह वो गए, कितनी जगह अपनी पार्टी की विचारधारा से उन्होंने लोगों को या पार्टी के कामों से अवगत कराने का काम किया, वो कहीं नहीं गए। अखिलेश यादव निकाय चुनाव के बाद 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि कर्नाटक में जिसकी जीत पर वो विपक्ष की पीठ थपथपा रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के साथ आगे जाएंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी ने अपना एजेंडा दूसरे दिन ही क्लियर कर दिया। अब पीएम मोदी भी 2024 के लिए चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश से ही करने वाले हैं। अगले महीने पीएम मोदी का यूपी दौरा है। अवध, काशी, गोरखपुर में रैली करेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान शुरू होगा। यूपी में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद जून से करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और आज से भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयारियों में भी जुट गया है।
80 में 80 सीट जीतने के लक्ष्य से पीएम मोदी, सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी तीनों नेता एक साथ यूपी के चुनावी समर में दम दिखाते नजर आएंगे, तो विपक्ष से अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे के नेताओं से हाथ मिलाते हुए अपनी चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष के लिए संकट अब वही है, अगर साथ नहीं आए तो परिणाम निकाय जैसे ही दोहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नगर निगम की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी दम दिखाएगी। क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पर तो अडिग है, लेकिन नंबर 2 की पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन है? अब इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच में बनी हुई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि कैसे बीजेपी की जीत में सेंधमारी फैक्टर भी काम कर गया है। निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी में 700 से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 55 नेता और 150 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे, तो वहीं बीएसपी के 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी के नेतृत्व से नाराज 240 कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और जाटलैंड में बीजेपी की सेंधमारी का बड़ा फैक्टर है कि आरएलडी के 170 नेता कार्यकर्ताओं ने निकाय के दौरान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और अब इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका असर अब 2024 पर भी पड़ने वाला है। मुकाबले इस बार भाजपा की जीत कहीं ज़्यादा बड़ी और प्रभावशाली है। तो अगर अभी तक नगर निकायों का जहां तक सवाल है, उसमें अगर सपा और बसपा का थोड़ा बहुत दबदबा क्षेत्रीय स्तर पे था, तो इस बार वो भी लगभग ख़त्म होता सा दिखता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की लड़ाई के लिए ये तीनों ही दल यानी कि सपा, बसपा और कांग्रेस अभी आपस में ही एक दूसरे को टक्कर देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने 17 मेयर पूरे जीते, नगर पंचायत नगर पालिका में भी पहले नंबर पर रहे, और पश्चिम का रण बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका किला थोड़ा सा ढह गया था वो उसको मजबूत किया। और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से वहाँ के जो सहयोगी दल थे अलग अलग लड़े, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, वो नगर निकाय में बिल्कुल अलग चुनाव लड़े और चुनाव में उनका वोट जिस तरीके से विभाजन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपना एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने नगर निगम में तो क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन अब उसकी नजर 2024 पर टिकी है। यहाँ भी लक्ष्य 80 में से 80 सीटों का है और इस टारगेट को भुना पाना मुश्किल तो है, लेकिन निकाय के नतीजों को देखें तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गढ़ में सेंधमारी तो की ही, साथ ही उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया जिसके दम पर सपा बसपा अब तक कई सीटों पर कब्जा करती रही है। एसपी बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी, मुस्लिम दलित वोट बैंक भी बीजेपी के पास, जोड़ तोड़ का बीजेपी को फायदा मिला। 2024 में वोट पर कब्जा रखने की चुनौती, यानी निकाय चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए वो संदेश लेकर आया है कि बीजेपी के सामने भले ही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हों, लेकिन मैदान में अब बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी की लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि पहले सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे और फिर तब कर जो बाहर निकलेगा वो बीजेपी के सामने होगा, या फिर अगर तीनों पार्टियों ने 24 में हाथ मिला लिया तो फिर बीजेपी को इसके लिए अभी से तैयार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बारी है निकाय चुनाव के विश्लेषण की। उत्तर प्रदेश में 17 निगम में बीजेपी के मेयर निर्वाचित हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की शैक्षिक, आपराधिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें से ये निकल करके सामने आया कि बड़े शहरों की कमान अनुभवी और बुजुर्ग महापौरों के हाथ में रहेगी। और इस बार 60 से ज्यादा उम्र वाले 41.18% मेयर चुने गए। 46 से 60 साल की उम्र की बात करें तो 14.18% मेयर बने। 36 से 45 साल वाले 11.76 मेयर को जनता ने चुना और 21 से 35 साल वाले 5.88 मेयर इस बार जीत कर आए। अब बात साफ छवि वाले मेयर और पार्षद की कर लेते हैं तो आपको बता दें कि 17 में से 2 मेयर के खिलाफ ही केस दर्ज हैं। वहीं निगमों में 90% पार्षद,
स्वच्छ छवि वाले चुनकर आए हैं। जिन पर जनता ने भरोसा जताया है, तो वहीं नगर पालिकाओं में इस बार पढ़े लिखों की संख्या बढ़ गई है। और अब बात कर लेते हैं करोड़पति मेयर की। इस बार 82.35 मेयर के पास 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और 5.88% मेयर के पास 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। 5.88% मेयर के पास 25 से 50 लाख की संपत्ति है और इतनी ही यानी 5.88% मेयर के पास 25 लाख तक की संपत्ति है। तो एक तरफ तो बीजेपी में जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ अब उन हारी हुई सीटों पर भी मंथन चल रहा है, जिसे बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री भी नहीं बचा पाए। दरअसल बीजेपी ने मंत्रियों के साथ अपने अपने सांसदों और विधायकों को ही अपने ही गढ़ में निकाय चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी, पर कई जिलों में वे जनता का मन नहीं पढ़ पाए हैं। बात सांसद भोला सिंह की करें तो उनके नेतृत्व में पालिका और पंचायत में बीजेपी की हार हुई। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इस बार नगर पालिका तक नहीं जिता पाए। और बात मंत्री दिनेश प्रताप की करें तो उन्होंने रायबरेली क्षेत्र में बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। उधर राजस्व मंत्री अनूप प्रधान के बावजूद 3 नगर पालिका में बीजेपी की हार हुई और मंत्री लक्ष्मी नारायण छाता में नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं जिता सके। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। जनता पार्टी ने भले ही बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने समीक्षा शुरू कर दी है उन सीटों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका की सीटें हारी है और नगर पंचायतों की सीटें हारी है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा के लिए उन बातों का ध्यान रखा है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। वहां पर नगर पालिका की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने शहरी क्षेत्र में। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। राजधानी पटना के नौबतपुर में सजे दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने भक्तों को बता दिया कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगा दी गई है। दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कहा कि जब तक हम भारत में राम राज्य स्थापित न कर दें, हम लगे रहेंगे और राम राज्य स्थापित करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सनातनी हिंदू एकता का प्रतीक हैं और हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही निकलेगी। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में सियासत की भी अर्जी लगी। देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बागेश्वर महाराज के देश में करोड़ों भक्त हैं और बिहार के लोग तो जैसे उनके दीवाने ही हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा लोगों में जितने पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स भी उनके साथ उतनी ही तेजी के साथ चलती है। बाबा ने बिहार की धरती पर पैर रखा और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहरा दी। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्रीय एक तरफ बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भड़क गए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। यह देश हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में यदि कोई हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो ये माना जा सकता है कि वो देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके इतर अगर कोई बात करता है तो निश्चित तौर पर दुश्मन देश का एजेंट है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बाबा कथा कहने आए हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, जो बाबा के बिहार पहुंचने तक जारी है। हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद सियासी माहौल में और भी ज्यादा उबाल आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में शैतानी साजिश की। जरा सोचिए, स्कूल जैसे पवित्र जगह पर जब शिक्षक ही गंदी बात करने लगे
तो पेरेंट्स का भरोसा भला कैसे बचा रह सकता है। और ये मामला शाहजहांपुर का है, जहां पर एक कंप्यूटर टीचर ने करीब 13 से 15 छात्राओं के साथ गंदी हरकत की और टीचर अली की थ्योरी ने स्कूल में जिहादी स्टोरी लिख दी। हालांकि जब टीचर अली की हरकत सामने आई तो लोगों ने उसकी भी पिटाई कर डाली, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि मासूम हिंदू बेटियों के भविष्य का सवाल है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।